हेलो बच्चों। आज हम कक्षा चौथी का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, वो है सरल समीकरण। इंग्लिश में उसे बोलते हैं सिंपल इक्वेशंस। तो सरल समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक पिछले 3 अध्यायों में हमने जो पढ़ा उसे बोलते हैं अंकगणित। ठीक है, उसमें हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा। जो हमारा अध्याय 1 था, चैप्टर 1 था, उसमें हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, पूर्णांकों के बारे में। जो चैप्टर 2 था उसमें हमने भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में। और जो चैप्टर 3 था उसमें हमने डेटा हैंडलिंग या आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ा। अब जो चौथा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे सरल समीकरण या समीकरण क्या होता है। तो समीकरण क्या होता है या इक्वेशन क्या होता है, तो एक हम उदाहरण लेते हैं कि हमने मैथ्स की टीचर ने क्लास में एक बौद्धिक खेल खेला, ठीक है, दिमाग का एक खेल खेला। तो उसमें एक स्टूडेंट है सारा, उसने अपने एक दोस्त से कहा कि तुम एक नंबर सोचो। ठीक है, उसने कहा कि आप एक नंबर सोचिए मन में, और उसमें 4 का गुणा करो, 4 से उससे मल्टीप्लाई करो, और उसमें 5 जोड़ो। ठीक है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करो और 5 जोड़ो, और उसके बाद में बताओ कि क्या आता है। तो उसकी जो फ्रेंड थी मीना, उसने एक नंबर सोचा, उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 5 जोड़ा, 5 ऐड किया, और फिर बताया कि 65 मिल रहा है। ठीक है, सारा को नहीं पता कि उसने क्या नंबर सोचा था। तो सारा जवाब देती है कि तुमने जो नंबर सोचा वो 15 है, 15 है। तो मीना सरप्राइज हो जाती है कि कैसे पता सारा को कि मैंने क्या नंबर सोचा था। तो यही इस तरह के जो सवाल होते हैं इसमें हम समीकरण का यूज करते हैं हल करने के लिए। ठीक है, तो समीकरण क्या होता है और सारा ने कैसे उसका मान निकाला, कैसे उसे पता चला कि मीना ने कौन सा नंबर सोचा था, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब सारा को नहीं पता कि मीना ने कौन सा नंबर सोचा। तो क्या करेगी, सारा मान लेती कि माना जो नंबर है, माना नंबर क्या है, एक्स है। ठीक है, अब उसमें कंडीशन क्या दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, सारा ने मीना को क्या बोला कि जो नंबर आपने सोचा है उसमें 4 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो x में 4 से गुणा करेंगे, x में जो मीना है वो 4 से गुणा करेगी और उसमें 5 जोड़ना है। ठीक है, यही बोला था सारा ने बोला कि आपने जो नंबर सोचा है उसमें 4 से गुणा करो और 5 जोड़ो, और बताओ मुझे कि क्या परिणाम आता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मीना ने कहा कि 65 आ रहा है। ठीक है, तो अब सारा को क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अगर वो x बता देती है, ठीक है, अगर उसे x पता चल जाता है तो पता चल जाएगा कि मीना ने क्या सोचा था। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है, अगर हम x बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, अगर x का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नंबर हमें नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, सारा मीना कोई भी नंबर सोच सकती है। तो उसने कोई भी नंबर सोचा तो हमने उसको मान लिया कि उसने x सोचा। ठीक है, तो मान लीजिए उसने 1 रख के देखा, x की वैल्यू 1 रख के देखी, तो क्या आ जाएगा ये 4, कितना आ गया ये 4 प्लस 5 कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो अगर मीना अगर 1 सोचती तो उसके परिणाम में या उसका जो रिजल्ट आता वो क्या आता, 9 आता। लेकिन उसने क्या बताया कि रिजल्ट कितना आया, 65 आया, 65 आया। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे तो 65 आएगा। चलिए हम x की जगह अगर 15 रख के देखते हैं। ठीक है, तो हम x का मान क्या रखेंगे कि हमें यहाँ पे 65 मिल जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई दूसरा नंबर रख के देखते हैं। ठीक है, अगर हम x की जगह अगर 15 रख के देखें, ठीक है, जो सारा ने बताया कि आंसर कितना आया 15 आया, तो आप यहाँ पे 15 रख के देखिए कितना आएगा, 4 इंटू 15 प्लस 5 कितना हो गया, 15 4 जा 15 जू कितना होता है 60, 60 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65। ठीक है, तो यहां पे अगर हम 15 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 65 मिल जाएगा। तो ये जो बना, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसको ही इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। समीकरण में हमेशा समता होती है। ठीक है, समता या इक्विलिटी होती है। ठीक है, समीकरण जो शब्द है, जो वर्ड है उसमें सम आ रहा है। ठीक है, सम का मतलब समान, बराबर। ठीक है, इक्वेशन में आता है
ठीक है, इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्विलिटी होती है। तो समीकरणों में हमेशा एक बराबर का चिन्ह होगा, ठीक है। अगर बराबर का चिन्ह है तो ही वो समीकरण है। उसमें जो ये वाला साइड होता है, ठीक है, ये वाला जो साइड होता है, इस साइड जो साइड होता है उसको बोलते हैं LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। बराबर के इस साइड जो होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इस साइड होता है वो क्या होता है, राइट हैंड साइड, RHS, ठीक है। बराबर के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स या जो भी लिखा होता है उसको बोलते हैं RHS, और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, LHS। इसमें ये जो लेटर्स यूज होते हैं, ठीक है, x जो यूज हुआ इसको बोलते हैं चर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो चर या वेरिएबल का क्या मतलब होता है, चर या वेरिएबल का मतलब वो संख्या होती है जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है, जो बदलता रहता है। देखिए यहां पर x है, तो ये जो संख्या है x, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मीना यहाँ पे x की जगह कुछ भी सोच सकती है, ठीक है। बस अगर वो यहाँ 15 की जगह अगर 1 सोचेगी तो यहाँ पे परिणाम क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, बदल रहा है। तो जो बदलता है उसी को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है। चर का मतलब जो बदलता रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है वो होता है चर या वेरिएबल, और वो जो फिक्स रहता है, ठीक है। ये 5 फिक्स है और 4 भी फिक्स है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं जिनका मान फिक्स है, जो बदलते नहीं है, उसको हम बोलते हैं अचर राशि, ठीक है। अचर या इंग्लिश में उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स रहता है, जो नहीं बदलता। इस समीकरण में x जो है वो चर है, उसका मान बदल रहा है, और बाकी के जो नंबर्स हैं वो अचर है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो चर का मतलब जो बदलता रहता है, जैसे टाइम, टाइम हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो इस समीकरण में, इस इक्वेशन में जो x है वो क्या है, चर है, और बाकी के जो नंबर है वो क्या है, अचर है। अब देखिए ये जो हमने लिखा 4 इंटू एक्स इंटू 5, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, 4x प्लस 5, ठीक है। इसका मतलब यही है 4 इंटू एक्स। तो जब भी हम चर राशियों को लिखते हैं तो उनका अगर किसी संख्या के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो बार बार मल्टीप्लिकेशन वाला जो साइन है, गुणा का जो चिन्ह है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, उनको साथ में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, 4x प्लस 5। इसका मतलब यही है कि 4 का 4 का x में गुणा हो रहा है, उसमें 5 जोड़ा है, और बराबर कितना आ रहा है, 65 आ रहा है, ठीक है। तो चरों का यूज करके ये जो बना, इसे बोलते हैं व्यंजक, ठीक है। ये क्या बना, व्यंजक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो चरों का यूज करके हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं, ठीक है, व्यंजक बनाते हैं, ठीक है, और व्यंजकों से क्या बनते हैं, समीकरण बनते हैं। तो ये जो है ये क्या है, व्यंजक है, और किसी भी समीकरण में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक व्यंजक है, ठीक है, राइट हैंड साइड में जो हमारे पास में नंबर है, यहां पर भी कोई दूसरा व्यंजक हो सकता है, मतलब समीकरण इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे ये 4x प्लस 5 है तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, 9x प्लस 3, इस तरीके से भी समीकरण हो सकते हैं। मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक व्यंजक हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी एक व्यंजक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो चर है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, वो राइट साइड में भी हो सकता है, दोनों साइड में भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इस तरह के इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं या एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसमें ये जो लेटर्स, इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, इनको हम बोलते हैं चर, ठीक है। x की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, a से लेके z तक हम अंग्रेजी का कोई भी लेटर हम यूज कर सकते हैं समीकरणों को बनाने के लिए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम इन समीकरणों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और इन सेंटेंसेस के आधार पे, इन कथनों के आधार पे हमें कुछ समीकरण बनाने, इक्वेशंस बनाने, ठीक है। तो देखिए पहला जैसा प्रश्न है, पहला क्वेश्चन क्या है, x के तिगुने और 11 का योग 32 है, ठीक है, मतलब x के तिगुने और 11 का योग 32 है। तो x का तिगुना कितना होगा, तिगुना मतलब ट्रिपल, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से गुणा करना है, तिगुना मतलब 3 गुना।
तो x का 3 गुना क्या होगा 3x। ठीक है, x में तिगुना करना है, 3 से गुणा करना है, और क्या दिया हुआ है x के तिगुने और 11 का योग, मतलब इसमें हमें क्या जोड़ना है 11 जोड़ना है, x का तिगुना और 11 का योग, इसमें हमें 11 ऐड करना है। ठीक है, x के ट्रिपल से x के तिगुने से तिगुने में हमें 11 जोड़ना है, तो हमें क्या मिल जाएगा 32 मिल जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है प्रश्न में कि x के तिगुने और 11 का योग कितना है 32 है, तो इसका क्या आंसर आ गया 3x प्लस 11। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब दूसरा क्या है, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटाएं तो हमें 7 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या के 6 गुने, अब संख्या हमें नहीं पता। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में या जो हम अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें हम जब भी कोई भी संख्या हमें जो नहीं पता है हम उसको मान लेंगे। ठीक है, उसे हम फिर बाद में ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहां पर हमें क्या दिया है किसी संख्या में, तो हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है x है, हम y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं x y z a b c d, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या y है। ठीक है, क्या है वो संख्या y है। तो क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि किसी संख्या के 6 गुने, तो क्या संख्या मानी हमने y, फिर क्या दिया है उस संख्या के 6 गुने, 6 गुने मतलब 6 टाइम्स, 6 से गुना हो रहा है, उस संख्या के 6 गुने में से 5 घटाएं, संख्या y है उसके 6 गुने में से कितना घटाना है 5 घटाना है, 5 घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। तो हमने समीकरण बना लिया, यही समीकरण होता है जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, जो भी हमें सेंटेंस दिया है, जो भी हमने कथन दिया है उसको हमने यहाँ पे गणित के रूप में लिख दिया, मैथ्स में लिख दिया, एक समीकरण के रूप में लिख दिया। ठीक है, ये जो बना यही क्या है समीकरण है, इसी को हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है m का 1/4 7 से 3 अधिक है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, m का 1/4 मतलब क्या हुआ, m का 1/4 मतलब 4 में से 1। ठीक है, चौथाई मतलब क्या होता है 1/4। ठीक है, चौथा हिस्सा 1/4, तो m का 1/4, 1/4 मतलब 1 का चौथा हिस्सा। ठीक है, 1/4, फोर्थ पार्ट, तो m का 1/4 क्या होगा m/4। ठीक है, वो 7 से कितना अधिक है 3 अधिक है। इसका क्या मतलब हुआ 7 से वो 3 अधिक है, मतलब क्या हुआ कि m का जो 1/4 है और 7 है उनके बीच का अंतर कितना है 3 है, तब तो m जो है उसका 1/4 7 से 3 अधिक होगा, मतलब इनका अगर हमें अंतर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 1 जो है वो 4 से 3 अधिक है, सॉरी जैसे 4 है वो 1 से कितना अधिक है 3 अधिक है, 4 जो है वो 1 से कितना अधिक है 3 अधिक है, मतलब हम 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। वैसे ही अगर हम m के 1/4 में से 7 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यही दिया हुआ प्रश्न में कि m का जो 1/4 है, m का जो 1/4 है वो 7 से कितना अधिक है 3 अधिक है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा लास्ट प्रश्न है उसमें क्या दिया हुआ है किसी संख्या के 1/3 में, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या क्या दी हुई है हमें, संख्या हमें नहीं दी हुई है, हमें निकालना है तो हम उसको मान लेते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, x y z a b c d हम मान लेते हैं z है वो संख्या। ठीक है, तो हमने मान ली कि वो संख्या क्या है z है, तो उसका 1/3 मतलब 1 में से तीसरा हिस्सा। ठीक है, तो सॉरी 3 में से 1 हिस्सा, उसका हमें 1/3 निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे z/3, z/3 ये 1/3 हो गया 1/3, उसमें 5 जोड़ने पर, इसमें क्या जोड़ना है 5 जोड़ना है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 8 प्राप्त होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि संख्या के किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें अगर कोई कथन दिया हुआ है, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम उससे क्या बना सकते हैं समीकरण बना सकते हैं या इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब अभी हमने देखा कि कैसे हम दिए हुए कथनों को या सेंटेंसेस को समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर हम मान लीजिए हमें कोई समीकरण दिया हुआ है तो हम उसको कथन के रूप में या सेंटेंस के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है x - 5 = 9। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x में से
5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी अगर हमें समीकरण दिया हुआ है तो हम उसको सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कथन के रूप में लिख सकते हैं। अब अभी हमने जो समीकरणों के बारे में पढ़ा उसके आधार पर हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, हमें एक टेबल दिया हुआ है, एक सारणी दी हुई है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक सारणी दी हुई है और हमें बताना है कि समीकरण संतुष्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है या नहीं, मतलब क्या हुआ इसका कि हमें यहाँ पे बहुत सारे समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है इसमें हमें समीकरण दिए हुए हैं, इक्वेशंस दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें चर का मान दिया हुआ है। ठीक है, चर का मान या वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो वेरिएबल दिया हुआ है, जो चर का मान दिया हुआ है, उससे ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमें ये जो चर का मान दिया है उसको हम इस समीकरण में रख के देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे x का मान रख के देखेंगे और ये बताएंगे कि इसके दोनों पक्ष जो LHS है और RHS है क्या वो बराबर आ रहे हैं। अगर हम x का मान 3 यहाँ पे रखें तो क्या यहाँ पे 3 रखने पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका जो LHS है, ये जो बायां पक्ष है, ठीक है, वो दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है क्या। अगर वो बराबर आता है तो समीकरण संतुष्ट हो गया और अगर बराबर नहीं आता तो समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे हम समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो आप यहाँ पे रख के देखिए LHS में कितना आएगा, 3 + 3 कितना आ गया 6 और RHS में क्या है 0 है। LHS 6 आ गया और RHS क्या है 0 है, तो सेटिस्फाई हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि LHS RHS बराबर नहीं हुए। अगर ये बराबर हो जाते तो हम ये कहते कि इस जो चर का ये जो मान है, ये मान इसमें रखने पर ये समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। ठीक है, तो ये संतुष्ट नहीं हुआ तो यह हमारा क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही हम ये वाला मान रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे x का मान कितना रखना है, हमें 0 रखना है। तो अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो LHS क्या आएगा, LHS की वैल्यू क्या आएगी, x का मान क्या रखना है 0 रखना है, तो x बराबर हमने 0 रख दिया, प्लस कितना है 3, तो कितना आ गया LHS 0 + 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और RHS पहले से क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो फिर LHS बराबर RHS नहीं हुआ भाई, x का मान इसमें रखने पर इसके बराबर ये नहीं हुआ, तो यहां पर भी समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब यहां पे देखिए x बराबर कितना है -3 है। ठीक है, तो LHS की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह हमने क्या रख दिया -3 रख दिया और क्या है +3। ठीक है, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी दो अलग संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो वहां पे क्या होता है, संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो ये 3 में से 3 घट जाएगा तो कितना आएगा 0 आएगा और RHS भी क्या है 0 है, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया, तो समीकरण संतुष्ट हो गया। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू चर का मान -3 अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा हाँ। वैसे ये वाले प्रश्न में हमें करना है x की जगह क्या रखना है 7 रखना है, तो आप 7 रखिए, 7 में से 7 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो LHS बराबर RHS नहीं हुआ, तो ये संतुष्ट नहीं होगा। 8 रखिए, 8 अगर आप रखेंगे तो 8 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो LHS बराबर RHS आ गया, तो ये संतुष्ट हो गया। वैसे इसमें देखिए x बराबर 0 रखना है, तो x का मान अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 0, 5x का मतलब 5 का 0 में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 0। भाई किसी भी संख्या का अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो वो संख्या 0 हो जाएगी, और RHS में कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका क्या आंसर आएगा नहीं। ठीक है, वैसे ही x का मान आपको 5 रखना है, तो 5 रख के देखिए तो LHS क्या आ जाएगा 5 और x कितना आ गया 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा गुणा 25, और RHS भी हमें क्या दिया हुआ है 25, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया, तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा हाँ।
अब ये इंटरेस्टिंग है, देखिए यहाँ पे x बराबर अगर -5 है तब क्या होगा, अगर x का मान अगर हम -5 रखेंगे तब क्या आएगा हमारे इक्वेशन में, ये 5x है तो 5x की जगह क्या रख दिया हमने, -5, ठीक है, -5। तो LHS क्या आ गया हमारा, LHS बराबर क्या आ गया, 5 और 5 का गुणा कितना आ गया 25, और ये प्लस है इसके सामने और यहाँ माइनस है। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है। तो LHS कितना आ गया -25 और RHS हमें क्या दिया हुआ है 25। तो ये अलग अलग चिन्ह है, ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। LHS बराबर RHS नहीं है तो संतुष्ट नहीं हुआ। वैसे यहां पे देखिए m का मान हमें -6 रखना है, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमें, m/3 दिया हुआ है। LHS क्या दिया हुआ है, m/3 दिया हुआ है। m का मान कितना रखना है, -6 रखना है, बटे में क्या है 3 है। अब अगर आप ये माइनस है और नीचे प्लस है तो इनका भाग हम पढ़ चुके हैं कि माइनस आएगा। अब 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो LHS कितना आ गया -2 और RHS हमें क्या दिया हुआ है, RHS का मान दिया हुआ है 2, तो LHS बराबर RHS नहीं हुआ, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। आप 0 रखेंगे तो 0 को अगर आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो इधर 0 आएगा, इधर 2 दिया हुआ है, तो ये भी संतुष्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 6 रखेंगे m का मान, तो 6 को अगर आप 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ RHS में भी क्या है 2 है, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया, मतलब समीकरण क्या हो गया संतुष्ट हो गया। तो ऐसे अगर हमें कोई चर का मान दिया हुआ है तो हम उसको समीकरण में रख के ये बता सकते हैं कि वो जो चर का मान है उससे वो समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं होता है। मतलब उसमें अगर हम चर का मान रखें तो LHS बराबर क्या होना चाहिए RHS होना चाहिए, जो मान इधर आएगा वो RHS में जो मान दिया हुआ है उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। क्या सवाल दिया हुआ है, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं है। तो हमें यहाँ बहुत सारे समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं और ब्रैकेट में उनमें जो चर है उसका कुछ मान लिखा हुआ है। तो हमें ये बताना है कि ये समीकरण जो समीकरण दिए हैं उसके हल है या नहीं है, ठीक है। जैसे हमें एक प्रश्न, पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो क्या है कि n+5 = 19 और n का मान क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि ये जो 1 है, n का जो मान दिया हुआ है 1, क्या वो इसका हल है। देखिए हल है का मतलब क्या होता है कि अगर हम ये वाला मान, यहाँ पे जो चर का मान दिया हुआ है, अगर हम इसमें रखें और इसमें रखने के बाद में अगर हमें LHS बराबर RHS मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका हल है, और अगर LHS बराबर RHS नहीं मिला तो इसका हल नहीं है। तो रख के देखते हैं, n बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, n बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा समीकरण का LHS बराबर क्या हो जाएगा, क्या आएगा LHS बराबर क्या आएगा, LHS हमें क्या दिया हुआ है n+5, तो n का मान क्या रख देंगे हम 1, 1+5 कितना हो गया ये 6, 1+5 6, और RHS हमें क्या दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। ये जो चिन्ह होता है अगर हम बराबर को काट देते हैं तो ये होता है कि बराबर नहीं है, ठीक है, इसको इज नॉट इक्वल टू का साइन भी बोलते हैं, बराबर नहीं का साइन बोलते हैं, ठीक है। बराबर का चिन्ह तो हमें पता है कि ये बराबर का चिन्ह है, और अगर हम इसको काट दें तो इसको बोलते हैं बराबर नहीं या इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो LHS बराबर RHS नहीं है, हमने देख लिया, तो मतलब क्या हुआ कि ये इसका हल नहीं है, ठीक है। वैसे ही हम ये वाला प्रश्न देखते हैं, इसका बी वाला प्रश्न, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें 7n+5 = 19, ठीक है, और n का मान कितना है -2। तो हम यहाँ पे रख के देखते हैं, LHS बराबर क्या है 7n+5, हमें क्या दिया हुआ है, किससे चेक करना है, हमें ये मान रख के चेक करना है, तो हम क्या करेंगे n बराबर -2 रखने पर, ठीक है, हम इसमें रख के देखते हैं -2 क्या आ जाएगा LHS बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है, 7 का n में गुणा हो रहा है, ठीक है, तो 7 × -2
प्लस कितना है 5। अब यहाँ पे क्या आएगा 7 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 14 और प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस प्लस कितना आ गया 5। तो अब एक माइनस है एक प्लस है तो संख्याएं आपस में घटेंगी तो 14 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 9 और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा तो कितना आ गया -9 और RHS कितना है 19 है। तो इसमें भी क्या है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS मतलब ये भी है इसमें जो है जो मान दिया हुआ है वो समीकरण का हल नहीं है मतलब n बराबर जो -2 है वो इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है अब इसी में इसी तरीके से जो C वाला प्रश्न दिया हुआ है ठीक है सेम समीकरण है बराबर 19 और यहाँ पे n का मान कितना है 2 है। ठीक है तो अब हम n का मान 2 रख के देखते हैं कि इसमें क्या आएगा तो 7 और n की जगह कितना रखना है 2। हम LHS बराबर ले लेते हैं LHS क्या है हमारा 7n + 5 और n बराबर हम क्या रख देंगे 2 रखने पर तो कितना आ जाएगा LHS 7 × 2 + 5। ठीक है n बराबर हमने 2 रख दिया। अब 7 और 2 का गुणा कितना हो गया 14 और 5 तो कितना आ गया 19 और RHS हमें क्या दिया हुआ है ये भी 19 दिया हुआ है 19 तो यहाँ पे क्या हो गया LHS बराबर RHS। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो समीकरण है इसका हल ये है मतलब 7 + 5 = 19 इसका हल क्या है n बराबर 2 क्योंकि हमने 2 रखने पर हमें क्या मिल गया LHS बराबर RHS मिल गया। ठीक है तो इसी तरीके से हमें जो इसके बाकी के 3 प्रश्न दिए हैं उनको हल करना है। उसमें हमें जो p का मान दिया हुआ है वो रख के देखना है और हम LHS में रख के देखेंगे p का मान तो LHS की जो भी वैल्यू आएगी वो अगर RHS के बराबर होती है तो हम कहेंगे कि ये जो मान है उस समीकरण का हल है और अगर बराबर नहीं आती है मतलब वो उस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है अब हम प्रश्नावली 4.1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न दिया हुआ है प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है हमें हिट और ट्राई मेथड यूज करना है और इन समीकरणों का हल निकालना है। प्रयत्न और भूल विधि का मतलब ये है कि हमें p का मान बार बार हम रख के देखेंगे। ठीक है बार बार प्रयत्न करेंगे कि इसमें हम क्या रखें जैसे अगर हम शुरू करेंगे 0 से 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे और फिर देखेंगे कि इसका हल क्या है। हल क्या होगा जब इसका LHS RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है p का वो मान रखने पर जिससे जो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी LHS में वो अगर RHS के बराबर हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे वो क्या है उसका हल है। ठीक है करके देखते हैं जैसे मान लीजिए हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है 5p + 2। ठीक है तो p बराबर हम 0 रख के देखते हैं 0 रखने पर कितना आएगा क्या आ जाएगा LHS 5 × 0 + 2। ठीक है तो 5 × 0 कितना हो गया 0 0 + 2 तो कितना आया 2 आया। तो यहाँ पे क्या हुआ ये RHS के बराबर नहीं है भाई RHS तो हमें कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। जब 17 आएगा तभी तो हम बोलेंगे कि वो उसका हल है। ठीक है अब p बराबर 1 रखने पर देखते हैं क्या आएगा p बराबर 1 रखने पर LHS कितना है 5 × 1 + 2 कितना हो गया 5 + 2 कितना हो गया 7। ये भी RHS के बराबर नहीं है RHS तो 17 है तो एक भी इसका हल नहीं है मतलब p1 जो है वो भी इसका हल नहीं है p बराबर 2 रखने पर। ठीक है ये देखते हैं p का मान 2 रखने पर देखते हैं तो कितना हो जाएगा LHS बराबर क्या हो जाएगा p का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 2 + 2 कितना हो गया 10 + 2 कितना आया 12 आ गया। ठीक है RHS कितना है हमारा RHS हमारा कितना है 17 है तो ये भी इसके बराबर नहीं है मतलब p बराबर 2 जो है वो भी इसका हल नहीं है। ठीक है अब p बराबर 3 रख के देखते हैं 3 रखने पर क्या आएगा LHS कितना हो जाएगा 5 × 3 + 2 कितना हो गया 15 15 और 2 कितना हो जाएगा 15 और 2 कितना आ गया 17। ठीक है और RHS भी क्या है हमारा 17 है। ठीक है तो आ गया LHS बराबर RHS मतलब अगर हम इसमें p का मान अगर 3 रखेंगे तो 5 × 15 और 2 का इसमें हम अगर 2 को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो 15 और 2 कितना हो गया 17 हो गया 15 + 2 कितना हो गया 17 हो गया। मतलब ये जो इक्वेशन है ये जो समीकरण है इसका हल क्या है p =
3। ठीक है, अगर आप इसमें p का मान अगर 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, LHS बराबर RHS मिल जाएगा। तो वो मान जिसको रखने पर, वो वैल्यू जिसको उसमें पुट करने पर LHS बराबर RHS हो जाता है, वही क्या होता है, उस समीकरण का या उस इक्वेशन का हल होता है। ठीक है, वैसे ही आप ये वाला प्रश्न करके देखिएगा। ठीक है, इसमें आपको m का मान 0 1 2 3 रखते जाना है। जो मान रखने पर LHS बराबर RHS हो गया, वही क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 4.1 का चौथा प्रश्न करेंगे। ठीक है, हमें दिया हुआ है, हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, ठीक है, सेंटेंस दिए हुए हैं, उनसे हमें समीकरण बनाना है। तो हम देख चुके हैं हम कैसे सेंटेंस से समीकरण बनाते हैं। ठीक है, कुछ हमने उदाहरण देखे थे। तो वैसे ये प्रश्न है। ठीक है, क्या है पहला प्रश्न, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि संख्याओं x और 4 का योग कितना है, 9 है। बन गया समीकरण। भाई संख्या x है, उसमें 4 जोड़ें तो हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है। ये दिया प्रश्न में संख्याओं x का 4 से योग क्या है, 9 है। तो ये क्या आ गया, पहले का समीकरण आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, y में से 2 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। y में से 2 घटाने पर, y है उसमें से अगर आप 2 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ठीक है, वैसे दिया हुआ है a का 10 गुना 70 है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, a का 10 गुना, a का 10 गुना, a का 10 गुना क्या हो गया, 10a। ठीक है, 10 गुना हो गया, 10 से a का गुना हो गया, ये कितना है, 70 है। ठीक है, अब चौथा क्या दिया हुआ है, चौथा क्या दिया हुआ है, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b को 5 से भाग देने पर, संख्या b है उसको 5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। ठीक है, बन गया समीकरण। b को हमने 5 से भाग दे दिया तो क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। फिर दिया हुआ है पांचवा, t का 3 चौथाई, t का 3 चौथाई, 3 चौथाई मतलब क्या होता है, 3/4। तो t है, भाई t का इससे गुणा होगा 3 चौथाई से, तो क्या हो गया 3t/4, 3t/4। ये कितना आता है, t का 3 चौथाई कितना है, 15 है। ठीक है, फिर हमें पांचवा दिया है, उसके अंदर छठवा क्या दिया हुआ है, m का 7 गुना, m का 7 गुना, m का 7 गुना कितना हो गया, 7m, m का 7 गुना हो गया, 7 से गुना हो गया, m का 7 टाइम्स हो गया वो, और उसमें 7 का योगफल मतलब 7 अगर हम उसमें जोड़ें, ऐड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 77 प्राप्त होगा। ठीक है, तो m का 7 गुना और उसमें 7 का योगफल, 7 गुना में 7 जोड़ा तो हमें क्या मिला, 77 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी अगर हमें कथन दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो हम उससे क्या बना सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाकी प्रश्नों को आप हल कीजिए और आप समीकरण बना के देखिए। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 4.1 का पांचवा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। ठीक है, हमें कुछ समीकरण दिए हुए हैं, उनको कथन के रूप में लिखना है, सेंटेंस लिखना है। जैसे ये एक समीकरण दिया हुआ है, p+4 कितना दिया, 15। मतलब क्या हुआ, संख्या, उसको हम कथन के रूप में क्या लिख सकते हैं, संख्या p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। ठीक है, बन गया ऐसा कथन, p में 4 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है। अब जैसे इसका हम पांचवा देखते हैं। ठीक है, पांचवा क्या दिया हुआ है, 3m/5 = 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, संख्या m में 3 का गुणा और 5 से भाग करने पर कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। ठीक है, ये समीकरण का क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। ऐसे ही आप इसके बाकी के जो समीकरण दिए हुए हैं उनका सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे ही हम इसका एक और प्रश्न देखते हैं, 8वां। क्या दिया हुआ है हमें, p/2 + 2 = 8। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम, p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है।
ठीक है। p के आधे में, p का आधा क्या है, p का आधा p/2, उसमें 2 जोड़ेंगे हम, p+2, तो कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसके जो समीकरण हैं उनको क्या कर सकते हैं, कथन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, छठवां प्रश्न करेंगे। उसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनके हमें समीकरण बनाने हुए। ठीक है, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। ब्रैकेट में लिखा है परमीत के कंचों की संख्या m मान लीजिए। ठीक है, तो हमें प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। ठीक है, और इरफान के पास कितने कंचे दिए हुए हैं, 37 दिए हुए हैं। तो हमें मानना है परमीत के पास कंचे कितने हो गए, हमें दिया है कि परमीत के पास कंचे क्या है, हमने मान लिया परमीत के पास कंचे कितने हो गए, m। ठीक है, हमें m मानना है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं, m, उनके 5 गुने से, परमीत के पास जो कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक, 5 गुने से 7 अधिक, परमीत के पास जितने कंचे हैं उसका 5 गुना कितना हो गया, 5m, उससे 7 अधिक, 7 इसमें हमने जोड़ा तो हमें क्या मिल जाएंगे, इरफान के पास जितने कंचे हैं वो मिल जाएंगे। और हमें दिया हुआ है कि इरफान के पास कितने कंचे हैं, 37 कंचे हैं। ठीक है, तो परमीत के पास जितने कंचे हैं m, उसमें अगर हम 5 का गुना करें और 7 जोड़ें तो हमें क्या मिल जाएंगे, इरफान के पास जितने कंचे हैं वो मिल जाएंगे। वो कितने दिए हुए हैं, हमें 37 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो पहला प्रश्न था उसका समीकरण बना लिया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है, लक्ष्मी के पिता की आयु हमें दी हुई है 49 वर्ष। उनकी आयु मतलब लक्ष्मी के पिता की आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ब्रैकेट में दिया है लक्ष्मी की आयु को x वर्ष मान लीजिए। तो हम क्या मान लेते हैं कि माना लक्ष्मी की आयु, ठीक है, लक्ष्मी की आयु कितनी है, y वर्ष। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है कि y मान लीजिए, तो y वर्ष है। ठीक है, लक्ष्मी y वर्ष की, हमें नहीं पता लक्ष्मी कितने साल की है, लक्ष्मी की आयु हमने क्या मान ली, y वर्ष मान ली। अब क्या दिया हुआ है कि लक्ष्मी के पिता की आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है, और दिया हुआ है कि उनकी जो आयु है, लक्ष्मी के पिता की जो आयु है, लड़की की आयु मतलब, लड़की की आयु मतलब क्या हुआ, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, लक्ष्मी की आयु y है, इसका 3 गुना कितना हो गया, 3y, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। मतलब लक्ष्मी की आयु में अगर हम 3 का गुणा करें और उसमें 4 वर्ष अगर जोड़ दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, उसके पिता की आयु मिल जाएगी, जो कितनी दी हुई है, 49 वर्ष दी हुई। ठीक है, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, लक्ष्मी की आयु उसका 3 गुना, उसमें 4 वर्ष अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिल गया, उसकी पिता की आयु मिल गई। ठीक है, वैसे ही हमें तीसरा क्या दिया हुआ है कि अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। न्यूनतम अंक दिए गए अंकों को L मान लीजिए। ठीक है, तो न्यूनतम अंक क्या मान लीजिए, हमने माना न्यूनतम अंक कितना है, L है। ठीक है, कोई भी लेटर ले सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम अंक कितना है, L है। तो क्या दिया हुआ है प्रश्न में, उनकी कक्षा के एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना, न्यूनतम अंक का 2 गुना कितना हो गया, न्यूनतम अंक L है तो उसका 2 गुना कितना हो गया, 2L, उसमें 7 जोड़ने पर धन 7। ठीक है, धन 7, तो क्या प्राप्त होगा, अधिकतम अंक प्राप्त होगा। न्यूनतम अंक को अगर 2 गुना कर दो और उसमें 7 जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा,
अधिकतम अंक मिल जाएंगे। और अधिकतम अंक कितने दिए हुए हैं? 87 दिए हुए हैं। ठीक है, तो न्यूनतम अंक का दोगुना किया, उसमें 7 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? 87 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम समीकरण बना सकते हैं। एक आखिरी दिया हुआ है हमें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जब हम पढ़ेंगे, आपने 6वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये दो भुजाएं क्या होती हैं? उसकी बराबर होती है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण मतलब ये ऊपर वाला, ठीक है, आधार कोण के दो गुना है। आधार कोण मतलब ये वाले कोण। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम आधार कोण क्या मान लेते हैं? दोनों आधार कोण बराबर होते हैं इसमें। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है प्रश्न में कि आधार कोण आप 20 डिग्री मान लीजिए, और याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें दिया हुआ है कि आधार कोण b मान लीजिए, और ये कितना दिया हुआ है? शीर्ष कोण क्या है? आधार कोण कितना है? 2 गुना है। भाई ये b है तो ये 2b है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो तीनों कोणों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2b, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण। ठीक है, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 2b, 3b और कितने b आ गए? 4b। 4b बराबर क्या आ गया? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इसका समीकरण बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर कोई प्रश्न दिया हुआ है तो हम उसमें जो भी लॉजिक हमें दिया है उसके आधार पे क्या बना सकते हैं? समीकरण बना सकते हैं। ठीक है।